गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज 12। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था आयनन ऊर्जा के बारे में कि किसी भी परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होती है, कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम, जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो प्रथम आयनन ऊर्जा, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम क्या कहेंगे, द्वितीय आयनन ऊर्जा। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता हुई थी उस ऊर्जा को हमने क्या कहा था, तृतीय आयनन ऊर्जा। अब यहाँ हम करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? अब इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनन ऊर्जा में तो क्या होती है कि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और हम इसको किससे व्यक्त करते हैं, डेल एच से। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी कि किसी गैसीय विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जैसे जिस प्रकार जैसे आयनन ऊर्जा, किसी परमाणु एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आयनन ऊर्जा के लिए देते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हमारा परमाणु किस में बदल जाता है, धनायन में। तो आयनन ऊर्जा किसी परमाणु के धनायन बनने की प्रवृत्ति का माप है। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको नापते हैं। तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, ऋणायन। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी गैसीय परमाणु के ऋणायन बनने की प्रवृत्ति का माप होती है। अब जिस प्रकार प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा होती है, उसी प्रकार से एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता भी होती है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि जब पहला किसी उदासीन परमाणु के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उसमें से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, धनात्मक होती है। ऊर्जा मुक्त होती है तो उसको तुम क्या कहेंगे, ऋणात्मक ऊर्जा, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता। और जब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है तो उसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता तो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता में जो पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वो तो किस में जुड़ता है, उदासीन परमाणु में जुड़ता है। जबकि द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो किस में जुड़ेगा, फिर ऋणायन में। ठीक है। और ऋणायन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण क्या होगा, अधिक होगा, जिसके कारण उसको ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा मुक्त होने के बजाय क्या करना पड़ेगा, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, तो इसमें से सबसे पहला कारक है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हमें पता है कि किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो भी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। लेकिन ऊपर से ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, परमाणु का आकार भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, नाभिक की बाह्य इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। और जितना ज़्यादा आकर्षण होगा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वो परमाणु क्या होगा, उतना स्थायी होने की कोशिश करेगा।
और इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जब वो स्थायी होगा, जितना ज़्यादा आकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उतनी ज़्यादा उसमें से ऊर्जा मुक्त होगी। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने पर अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा कारक जो प्रभावित करता है उसको वो है परमाणुवीय आकार, एटॉमिक साइज। परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, बाह्यतम कोश जिसको हम क्या कहते हैं संयोजी कोश की और नाभिक की दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी तो नाभिक का और संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण क्या होगा, कम होगा। और आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा कम मुक्त होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी कि तो इसका मतलब हुआ कि परमाणुवीय आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है, कम होता जाता है। तीसरा है उपकक्षकों की दीर्घवृत्तता, एलिपिसिटी ऑफ सबशेल्स। सबशेल जो नाभिक के जितना अधिक निकट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना उतना ही क्या होगा, सुगम होगा, आसान होगा, और जो हमारी ऊर्जा है वो भी उसमें अधिक मुक्त होगी। यानी कि जिस सबसेल में जो नाभिक के सबसे पास है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। नाभिक के सबसे पास कौन सा होता है, एस, फिर उसके बाद कौन सा होता है, पी, फिर कौन सा होता है, डी, और फिर एफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वो सब नाभिक के सबसे पास है, सबसे पास है तो ऊर्जा का उत्सर्जन भी क्या होगा, उसमें ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, क्योंकि नाभिक के पास है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। पी उसके बाद है तो उसका एस से क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उससे कम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पी में क्या होगा, कम होगा, डी में उससे कम, और एफ में सबसे कम होगा। तो ये क्रम रहेगा हमारा। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है जो इसको प्रभावित करता है इलेक्ट्रॉन बंधुता को, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। इनमें अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसके स्थायित्व में क्या आएगा, कमी आएगी, और स्थायित्व में कमी आएगी तो ऊर्जा भी उसमें कम मुक्त होगी। इसका मतलब जिन तत्वों का पूर्ण पूरित स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा का उत्सर्जन कम होगा, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा। जैसे कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना 6, तो 1s2 2s2 2p। तो इसका बाह्यतम कोश कौन सा है, द्वितीय। तो द्वितीय कोश के s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ता है तो p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3, और 3 इलेक्ट्रॉन होते ही p का जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो कैसा हो जाएगा, अर्धपूरित। और अर्धपूरित कैसा होता है, स्थायी होता है। तो p कक्षक क्या करेगा, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्थायी अर्धपूरित विन्यास ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो तुरंत इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, परमाणु क्रमांक 7 है इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। तो इसमें p कक्षक है वो ऑलरेडी कैसा है, अर्धपूरित है, हाफ फील्ड है। तो वो हाफ फील्ड कैसा होता है, स्थायी होता है। तो ये इसमें p कक्षक है वो ऑलरेडी कैसा है, स्थायी अर्धपूरित विन्यास है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p4, और इसके अर्धपूरित विन्यास क्या होगा, बदल जाएगा। तो p अर्धपूरित विन्यास कैसा होता है, स्थायी होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसके पास। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होगी, जबकि कार्बन की
ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अर्धपूरित स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण करने की कोशिश करेगा, जबकि नाइट्रोजन का ऑलरेडी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी कम होगी। तो कम होगी तो ऊर्जा का उत्सर्जन भी कम होगा। इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान की तुलना में ज़्यादा होता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि अंदर के कोष के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, परिरक्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन के कारण नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज़्यादा परिरक्षण होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही कम होगा। तो ये थे फैक्टर्स जो किसको अफेक्ट कर रहे थे, हमारे इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल कि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में तो किस प्रकार से परिवर्तित होती है और वर्ग में किस प्रकार से परिवर्तित होती है। आवर्त में जब हम बाएं से दाईं तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी आकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस सेकंड आवर्त की बात कर रहे हैं। अब इस आवर्त में जो फर्स्ट वर्ग है लिथियम और एक 13 वर्ग है बोरॉन फैमिली, ये इससे राइट में आगे आ रहा है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान लिथियम से कम है, क्योंकि लिथियम में जो यानी कि प्रथम वर्ग में जो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे वो किस में जुड़ रहे हैं, एस कक्षक में। और प्रथम वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, S1 NS1 होता है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS2, और NS2 कैसा है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेंगे। और S उपकोष है वो हमें पता है कि नाभिक के निकट होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इसलिए फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 13 वर्ग के तत्वों की तुलना में अधिक होता है। अब ऐसे ही कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा है और नाइट्रोजन का कम है। जबकि हमें अगर एक जनरल ट्रेंड देखें कि लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। इसका कारण अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक क्या बताया था, क्या होता है, 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन में p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो कितना हो गया इसका, p3, और p3 होते ही कैसा इस विन्यास हो गया, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो कार्बन की जो प्रवृत्ति है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ज़्यादा होगी, जबकि नाइट्रोजन का p3 पहले से ही स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अतः इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही आवर्त में हम देखते हैं कि सेकंड वर्ग में क्षारीय मृदा धातु, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है, और 0 क्या, इनका धनात्मक होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा मुक्त होने के बजाय हमें ऊर्जा क्या करना पड़ता है, देनी पड़ती है। क्षारीय मृदा धातु और उत्कृष्ट गैसों में क्यों, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका एस कक्षक कैसा है, पूर्ण संयोजी एस कक्षक कैसा है, पूर्ण भरा हुआ है, और पूर्ण भरा हुआ कक्षक कैसा होता है, स्थायी होता है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा। तो इसकी इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है या नगण्य होती है। ऐसे ही उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनके संयोजी कोष पूर्ण भरे हुए होते हैं,
इसलिए इनकी भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, और इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, शून्य होता है। वर्ग में, अगर हम वर्ग में देखें, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो परमाणु का आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे फर्स्ट वर्ग की बात करें हम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो हाइड्रोजन का आकार क्या है, सबसे छोटा है, उससे नीचे की तरफ आते जाएंगे तो आकार बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आएगी, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण क्या होगा, लगातार कम होता जाएगा। लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों में द्वितीय आवर्त कौन से, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इसके नीचे वाले तृतीय आवर्त, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनकी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्या होता है, जो द्वितीय आवर्त है इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है, सॉरी कम होता है, जबकि द्वितीय आवर्त वाली ये तृतीय आवर्त के एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनकी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है। यानी कि द्वितीय आवर्त वालों का कम होता है और तृतीय आवर्त वालों का अधिक होता है। इसका कारण क्या है कि द्वितीय आवर्त, इस अनियमितता का कारण है कि द्वितीय आवर्त के तत्व है उनका आकार तृतीय आवर्त के तत्वों की तुलना में कैसा होता है, छोटा होता है। छोटा होने के कारण इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, अधिक होता है, जिससे कि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। इसके कारण द्वितीय आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है और तृतीय आवर्त की तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है पी ब्लॉक के लिए। ये क्या है, एक अपवाद है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा रासायनिक आचरण की व्याख्या। जितनी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा होगा वो आसानी से तुरंत इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि वो तुरंत रिएक्ट करेगा, तो उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी, अधिक होगी। दूसरा, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व कैसे होते हैं, प्रबल आक्सीकारक होते हैं। दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे तत्व इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण। तो दूसरे तत्वों का ये तुरंत क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, ऋणायन बना लेते हैं और एक ऋणायनिक आयनिक स्पीशीज का निर्माण करते हैं। और इनका हम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, बोर्न-हार्बर चक्र द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता। थैंक यू।